हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, उनकी जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आंसर लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला जो पार्ट 2 है वो। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और जो लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पार्ट 1 था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास कुछ 6 जो है वो क्वेश्चन आंसर हैं, उनके आंसर्स आपको करवाऊंगी मैं। ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे भी हैं, लाइफ लेसन देने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज फॉर क्लास 8। ठीक है, आप क्लास 8 की जो न्यू बुक है पूर्वी, उसका चैप्टर नंबर 4 है ये, अ टेल ऑफ वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड बैटल ऑफ बडगाम, उसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है आपके पास 6 हैं। ये लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर सोमनाथ्स लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन ऑफ द नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव, फॉरएवर अलाइव। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेशन इन दिस लाइन। यहाँ पर ये हमारे टेक्स्ट में से एक लाइन ली गई है जिसका मीनिंग है कि जो मेजर सोमनाथ की जो लेगेसी है, लेगेसी मतलब जैसे एक होता है ना वसीयत जिसको बोलते हैं, मतलब जो चीज उनसे हमें मिली है, करेज और डिवोशन, ठीक है, टू द नेशन रिमेन्स फॉर एवर अलाइव, कहते हैं वो हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटेशन इन दिस लाइन, कहते हैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो रिपीट किया गया है कि हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी, तो उसका जो है मतलब उसका जो है मतलब मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों कहा गया है, बार बार रिपीट करके क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कर रहे हैं। आंसर जो है इसका, द रिपीटेशन इन दिस लाइन सर्व्स अ पावरफुल इमोशनल पर्पस। द रिपीटेशन इन दिस लाइन मतलब इस लाइन में ये जो रिपीटेशन किया गया है, सर्व्स अ पावरफुल इमोशनल पर्पस, इससे एक पावरफुल इमोशनल पर्पस जो है वो पैदा होता है। मतलब हम जब किसी बात को मतलब प्रेशर देके कहना चाहते हैं या किसी को समझाना चाहते हैं, तभी हम उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो जो बात मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वही मैं बार बार रिपीट करती हूँ, है ना। बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा भी होता है जो मैं आपको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार भी पढ़ाती हूँ। तो दैट इज कि वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझाना जरूरी है। तो यहाँ पर वही एक पावरफुल पर्पस है। द राइटर वॉन्ट्स टू एम्फसाइज द इमोर्टैलिटी ऑफ लेगेसी। जो राइटर है वो जो उनकी लेगेसी है उसकी जो इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज कभी मरती नहीं है, मतलब उसकी जो नश्वरता है, उसकी जो अमरता है, उसके ऊपर प्रेशर देना चाहता है, उसके बारे में हमें बताना चाहता है। एंड पे अ ट्रिब्यूट टू मेजर सोमनाथ शर्मा, और मेजर सोमनाथ शर्मा को एक श्रद्धांजलि भी देना चाहता है। द रिपीटेशन मेक्स द मैसेज मोर मेमोरेबल। जो रिपीटेशन है, बार बार दोहराना है, वो इस मैसेज को ज्यादा मेमोरेबल मतलब जो याद रखने के लायक हो उस पर प्रेशर देती है, इमोशनल बनाती है एंड रिस्पेक्टफुल बनाती है। ठीक है, मतलब देखो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो आपको उसी बात को बार बार करते होंगे जो वो चाहते हैं कि आप सीख जाओ, आप उस चीज को समझ जाओ। ठीक है, तो वही यहाँ पे सेम राइटर जो है वो काम कर रहा है। सेइंग फॉर एवर अलाइव, अलाइव ट्वाइस, फॉर एवर अलाइव को 2 बार बोलने से मेक्स इट मोर हार्टफेल्ट, ये जो है मतलब इस बात को हमारे दिल को छूने के लिए, मतलब उसके लिए जो है मतलब ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। एंड मूविंग हेल्पिंग द रीडर, सॉरी यहाँ पे एक फुल कॉमा आएगा। सेइंग फॉर एवर अलाइव को 2 बार बोलना, ट्वाइस, मेक्स इट मोर हार्टफेल्ट एंड मूविंग। ठीक है, वो उसको ज्यादा दिल को छूने वाला, और मूविंग मतलब जो दिल को पसीजना जिसको बोलते हैं ना, मतलब दिल को मेल्ट कर देता है जो चीज, तो वो चीज वैसा बनाता है। हेल्पिंग द रीडर, और साथ में रीडर को हेल्प करता है फील द वेट ऑफ हिज लेगेसी, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो उनकी लेगेसी की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ पाए। अब देखो, आप में से ना कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे होंगे जिन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम ही पहली बार सुना होगा। मतलब उनको ये तो पता होगा कि परमवीर चक्र मिलता है, उन्हें ये भी पता होगा कि विक्रम बत्रा को मिला था। ठीक है, आर्मी लाइफ के बारे में भी पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हो सकता है उन्होंने कभी मेजर सोमनाथ शर्मा जी का नाम ही ना सुना हो। तो जब अब आपने इस चैप्टर को सुना है, इस चैप्टर में उनकी स्टोरी को समझा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ हमारे लिए बलिदान कर दी थी, तो अब आपको
उस चीज को रियलाइज करना है, उस चीज को समझना है, ठीक है। तो इसीलिए जो राइटर है वो बार बार इस चीज को बोलता है ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आए और वो भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखें, ठीक है। तो इसीलिए जो चीजें हैं उनको रिपीट किया गया है बार बार। ओके, इसीलिए देखो अब एनसीईआरटी ने चैप्टर भी तो इसीलिए शायद इंक्लूड किया होगा। पहले जो आपकी 8th क्लास की बुक थी उसमें एक नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ था, मेरे को उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, तो ट्रिब्यूट टू ऐसा कुछ था, वॉल ऑफ हीरोज का ना, मतलब उसमें भी परमवीर चक्र जो है उनको जो मतलब जिनको अवार्ड मिले हैं उन्हीं के बारे में बताया गया था। मैंने वो चैप्टर बड़े अच्छे से क्लास में करवाया था लास्ट ईयर। अभी तो चलो मेरे पास 8th क्लास नहीं है, तो अब इसी वजह से इसी बुक में भी नया चैप्टर जो है वो ऐड ऑन किया गया और मेजर सोमनाथ शर्मा जी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया क्योंकि उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें क्यों रिपीट हो रही हैं, मतलब पहले भी क्लास 8 में एक चैप्टर ऐड ऑन किया गया लास्ट टाइम पे जाके, अभी बुक ही चेंज हो गई है तो भी उनका एक चैप्टर ऐड किया गया, ठीक है। इसके अलावा आप स्कूल्स में देखोगे वॉल ऑफ हीरोज जो है वो बनाई गई है, मतलब हर ऑलमोस्ट हर स्कूल में, मैंने बहुत स्कूल्स में देखी है, ठीक है। मतलब हमारे खुद के स्कूल में भी है जहां मैं पहले पढ़ा रही थी वहां पर भी है, और भी बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनमें मैंने देखी है वॉल ऑफ हीरोज, जहां पर सारे जो परमवीर चक्र जीतने वाले 21 जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी फोटोज लगाई गई हैं, उनकी लाइफ की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इस चीज पे क्यों प्रेशर किया जा रहा है, क्यों इस चीज को हमें बार बार याद दिलवाया जा रहा है, विक्रम बत्रा का नाम क्यों बार बार ले, क्यों उसके ऊपर मूवी बनी, ताकि हम उन चीजों को सीखें। तो यही मतलब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में किसी भी स्टोरी में कोई भी चीज बार बार रिपीट क्यों की जा रही है किसी भी फॉर्म में, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि वहां पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है और जो राइटर है या जो भी बंदा है जो उस बात को बार बार रिपीट कर रहा है वो हमें उस चीज को याद करवाना चाहता है, वो हमें उस चीज की वैल्यू समझाना चाहता है। तो आपको आगे से कोई भी ऐसा रिपीटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना तो मस्त बिंदास होकर ऐसे आंसर लिखना, स्टोरी से थोड़ा सा कोरिलेट करना और आपका आंसर जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव बनेगा, ठीक है। बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बड़गाम। आपको क्यों लगता है कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप थी वो उस लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्यों थी, मतलब उनके जैसा लीडर ही होना क्यों जरूरी था, मतलब क्या इंपॉर्टेंस रही उनकी लीडरशिप की, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 है यहाँ पर, मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम फॉर सेवरल की रीजंस बोथ स्ट्रैटेजिक एंड सिंबलिक। मतलब जो मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप थी वो बैटल ऑफ बडगाम में काफी इंपॉर्टेंट थी कई रीजंस की वजह से, मे बी उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी और उसका एक सिंबॉलिक जो है वो भी रीजन था, ही न्यू हाउ क्रूशियल वॉज देयर लोकेशन। वो समझ गए थे कि उनकी जो लोकेशन है बडगाम जो गांव है वो कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एंड ही डिसाइडेड टू होल्ड द ग्राउंड। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अपना कब्जा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वहां पे डटे रहेंगे। इफ ही हैड नॉट डन सो, अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता, द एनिमी वुड हैव अटैक्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट एंड कैप्चर्ड द एंटायर एरिया। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो जो एनिमी था दुश्मन था उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया होता और पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया होता। ही पर्सनली लेड हिज मैन इनटू बैटल, उन्होंने पर्सनली अपने आदमियों को लीड किया, एंड हिज प्रेजेंस बूस्टेड मोरल, और उनकी प्रेजेंस उनका साथ होना ही जो उनके आदमियों के लिए मतलब एक इंस्पिरेशन रहा, उनका मोरल बूस्ट हुआ, एंड इंस्पायर्ड हिज सोल्जर्स टू फाइट ब्रेवली अगेंस्ट इम्पॉसिबल ऑड्स। और इसी से उनको प्रेरणा मिली कि वो पूरी मतलब ब्रेवरी के साथ पूरी जो है वीरता के साथ लड़ेंगे चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो जाएं। हिज एक्शन इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ श्रीनगर, उनके एक्शंस की वजह से ही श्रीनगर जो है वो बचा था। मतलब अगर उस दिन उन्होंने अपना मतलब सेक्रीफाइस ना दिया होता और उन्होंने इस तरह से लीड ना किया होता तो आज शायद हम श्रीनगर के सपने ना देख रहे होते कि हम भी कभी श्रीनगर घूमने जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो ना वहां पे माहौल कितना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहता है, कभी कोई अटैक हो गया कभी कोई अटैक हो गया, अभी रिसेंट आपने पहलगाम वाला सुना। लेकिन आप ये सोचो अगर उस दिन वो बड़गाम वाली लड़ाई ही हम हार जाते फिर तो श्रीनगर हमारा होता ही ना, है ना, फिर तो आप पहलगाम का नाम भी नहीं ले सकते थे। तो वही चीज है, अगर उन्होंने उस दिन सेक्रीफाइस किया, उनकी लीडरशिप जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है श्रीनगर को बचाने में।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड्स। ये आप एज इट इज कॉपी करेंगे अपने टेक्स्ट में से, उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे आपकी बुक में दिया हुआ है। व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। इट्स इन वर्ड्स से उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है His last words were, यहाँ पे सेम टू सेम मैंने वर्ड्स लिखे हैं। द एनिमी इज 50 yards फ्रॉम अस, उनके लास्ट वर्ड्स थे कि दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पे है। वी आर हैविली आउटनंबर्ड, वो हमसे नंबर में बहुत ज्यादा है। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, बहुत सारा यहाँ पे फायरिंग हो रही है लगातार। आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच, लेकिन मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड, लेकिन मैं लास्ट आदमी तक, लास्ट राउंड, लास्ट गोली तक जो है लड़ता रहूंगा। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे। मतलब जब भी उन्होंने किसी से बात की होगी, कांटेक्ट किया होगा वायरलेस पे या जैसे भी, तब उन्होंने ये बात बोली थी, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप वापस आ जाइए, आप लोग बहुत कम हैं और वो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग एक बार ऐसे करो वापस आ जाओ, बाद में देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, और उन्होंने 6 घंटे तक लड़ाई वहां पे कंटिन्यू रही। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, हमारी आर्मी को टाइम मिल गया, मतलब 6 घंटे तक वो डटे रहे, तब तक दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाया, तब तक उनको टाइम मिल गया हमारी आर्मी वालों को, और वहां पे आर्मी मैन भेजने में, हथियार सप्लाई करने में और सारा रेनफोर्समेंट भेजने में। तो ये जो मेन चीज थी ना, इसकी वजह से हम लड़ाई जीत पाए। अब इन वर्ड से उनके बारे में क्या पता चलता है। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर, इन वर्ड्स से उनका कैरेक्टर पता चलता है। एंड इमोर्टलाइज्ड हिम एज एन एपिटोम ऑफ करेज एंड ड्यूटी, और इससे हमें ये पता चलता है, मतलब हम वो अमर हो गए किस किस चीज के तौर पे, एक करेज एंड ड्यूटी का एग्जाम्पल बन के। दिस शोज हिज प्रोफाउंड एंड अनशेकेबल सेंस ऑफ ड्यूटी। उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में पूछा है ना कि क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी थी वो अनशेकेबल थी, मतलब उसको कोई नहीं तोड़ सकता था, कोई नहीं हिला सकता था। मतलब उन्होंने कह दिया मैं अपनी ड्यूटी करूंगा तो करूंगा। ही प्लेस्ड ड्यूटी अबव लाइफ एंड कंट्री अबव सेल्फ, उन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी ड्यूटी को दी और अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने देश को दिया। तो ये था उनका कैरेक्टर, ऐसे वो पर्सन थे। ठीक है, मतलब हर किसी को इस तरह का होना चाहिए, उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बडगाम इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड। हेल्ड देयर ग्राउंड का मतलब होता है वहां पे डटे रहना, ठीक है, जमीन पर डटे रहना अपनी पोजीशन पे। अगर उस दिन, क्वेश्चन है क्या हो सकता था, मतलब उस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी जो है वो अपनी पोजीशन पे डटे ना रहते, अपनी पोजीशन को छोड़ देते, क्या होता। अभी मैंने आपको बताया ही है क्या होता, श्रीनगर हमारे हाथ से चला जाता। ठीक है, सो आंसर है सिंपल सा, इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड द एनिमी वुड हैव सक्सीडेड इन कैप्चरिंग श्रीनगर एयरपोर्ट। अगर वहां पे उस दिन वो डटे ना रहते तो दुश्मन जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेता। दे माइट हैव टेकन कंट्रोल ओवर श्रीनगर सिटी एंड एंटायर कश्मीर वैली, और इससे वो पूरे श्रीनगर शहर पर और पूरी कश्मीर वैली पर कब्जा कर सकते थे। इट कुड हैव चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर एवर, और इससे क्या होता, भारत का जो इतिहास है वो हमेशा के लिए बदल ही जाता। आप खुद सोच के देखो, आज आप में से कई कश्मीर घूम आए होंगे, कईयों का सपना होगा कि हमें कश्मीर जाना है ना, घूम के आना है। एटलीस्ट हम कश्मीर का नाम तो लेते हैं ना, मार्केट में एप्पल आते हैं तब भी बोलते हैं कश्मीरी सेब हैं, फिर कहाँ से आते, फिर तो पाकिस्तान में ही जाते वो। ठीक है, तो पूरी हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती, और आज हम यही चीज बैठ के वैसे पढ़ रहे होते कि वंस श्रीनगर वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया बट नाउ इट इज नो मोर। जैसे कि आपने सुना होगा ना वो ननकाना साहिब जो है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था यहाँ जहाँ पे, अब वो भी तो पाकिस्तान में रह गया ना। तो उस चीज को लेकर ना जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा उस चीज को फील करती है कि हमारा जो हार्ट ऑफ पंजाब था, पंजाब का जो दिल था ना, वो पाकिस्तान में रह गया। तो अब आप सोचो, कभी आपने सोचा है कि हम ननकाना साहिब जाकर आएंगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि वहां पे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम श्रीनगर जा सकते हैं। तो वही, अगर उस दिन लड़ाई हार जाते तो हमारे लिए श्रीनगर भी सपना ही रह जाता। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यू टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी है वो सोल्जर्स को भी और सिविलियंस को भी, आम इंसान को भी कैसे इंस्पायर करती है। सो मेजर सोमनाथ स्टोरी
continues to inspire both soldiers and civilians today. मेजर सोमनाथ शर्मा की जो स्टोरी है वो दोनों को इंस्पायर करती है, सोल्जर्स को भी, सिविलियंस को भी, बिकॉज इट इज अ टाइमलेस एग्जाम्पल ऑफ करेज, ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कभी मतलब टाइम आउट नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा। किस चीज का एग्जाम्पल है? करेज का, ड्यूटी का एंड पेट्रियोटिज्म का। करेज मतलब वीरता, ड्यूटी मतलब वही अपनी ड्यूटी, एंड पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। नॉट ओनली फॉर सोल्जर्स, सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही नहीं, बट फॉर सिविलियंस टू, इवन सिविलियंस के लिए भी हिज स्टोरी टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग रिजिड इन एडवर्सिटी। मतलब उनकी जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है कि दुख की घड़ी में हमें कैसे अपने आप पे कंट्रोल बना के रखना चाहिए, चाहे सरकमस्टांसेस कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम कितने भी ज्यादा परेशानी में क्यों ना हो, हमें उस टाइम अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए, अपनी जो मतलब हमें डगमगाना नहीं चाहिए। एंड पुटिंग ड्यूटी अबव कंफर्ट, और हमें अपने कंफर्ट की बजाय अपनी ड्यूटी को टाइम देना चाहिए। हिज स्टोरी इज अबाउट सेक्रीफाइस, उनकी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? सेक्रीफाइस, बलिदान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, एंड करेज। ठीक है, करेज के बारे में है। क्वालिटीज दैट एवरीवन शुड पोजेस, और ऐसी क्वालिटीज जो कि हर किसी के अंदर होनी चाहिए। अब आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, सभी के अंदर ये थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज अगर हैं, तभी तो वो अपना काम बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं भी तो देखो ना, मैं भी तो आराम से सो सकती हूँ, आराम से अपना रेस्ट कर सकती हूँ, अच्छी भली जॉब है, अच्छी भली सैलरी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी क्यों हम वीडियोस बना रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। टीचिंग इज माई पैशन, मुझे अच्छा लगता है, तो वही चीज है, दैट इज सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे को भी हेल्प मिल रही है तो मुझे लगता है कि हाँ, यस आई एम अ रियल टीचर। ठीक है, तो ये चीज होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना करेज। करेज भी चाहिए इस चीज के लिए, ऐसे नहीं है कि यूं ही हम किसी भी काम के लिए कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन द वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, करेज, ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, बी अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ। मतलब जो वैल्यूज हमने मेजर सोमनाथ शर्मा से सीखी, जैसे करेज, ड्यूटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, वो हमारी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल हो सकती है, मतलब हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें तो लड़ाई करनी नहीं है वहां पे जाके, है ना, हम तो युद्ध में जाके नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपने घर में बैठे हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो अभी 8th क्लास में हैं, हम तो टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो पूछा गया। द वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, ड्यूटी, करेज, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, आर नॉट जस्ट फॉर सोल्जर्स। मतलब उन्होंने जो वैल्यूज हमें सिखाई हैं, ड्यूटी, करेज, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेल्फ सेक्रीफाइस, ये सब सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं है। दे आर पावरफुल लाइफ लेसन दैट एवरीवन कैन अप्लाई इन देयर डेली लाइफ। ये ऐसे पावरफुल लेसन हैं जो कोई भी अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो डिसिप्लिन है ये सिर्फ सोल्जर में होना चाहिए, स्टूडेंट्स में भी होना चाहिए, टीचर्स में भी होना चाहिए, हम में भी होना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डेली अपना होमवर्क करो, और मैं खुद घर से नहीं कुछ रेडी करके आ रही हूँ, आपके साथ मैं जस्ट टाइम पास कर रही हूँ, तो हाउ वुड यू से कि यू आर अ गुड टीचर? ड्यूटी, अब मेरी ड्यूटी है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन आपकी भी ड्यूटी है पढ़ना। ठीक है, करेज, करेज एक सच बोलने के लिए भी करेज चाहिए कि मैम आज मैंने इस वजह से अपना वर्क नहीं किया, या मैम मेरा मन ही नहीं किया, मैंने नहीं करना था, मुझे नहीं अच्छा लगता पढ़ना, आप मुझे किसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ, ये भी हमें करेज चाहिए। ठीक है, सो ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए, हर किसी के जीवन में काम आती है ये चीजें। वी शुड गिव अवर 100% बीइंग ऑन ड्यूटी। हमारी कोई भी ड्यूटी है, चाहे चाहे अगर हम एक हाउसवाइफ है, हमें खाना बनाना है तो वो भी हमारी ड्यूटी है, हम जॉब करते हैं, हमें काम पे जाना है, वो हमारी ड्यूटी है, स्टूडेंट्स हैं तो हमें पढ़ना है, वो हमारी ड्यूटी है ना। तो जो भी हमारी ड्यूटी है उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। एंड डू आवर वर्क विद ऑनेस्टी, अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए। वी शुड फेस चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम देम। जो भी हमारे सामने दिक्कतें, परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनका हमें सामना करना चाहिए। ठीक है, बल्कि उनसे भागना नहीं चाहिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड मोटिवेट दोज अराउंड अस। हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो हमारे आसपास होते हैं उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। उसके बाद है रेगुलर हैबिट्स। ठीक है, अगर हम डेली हैबिट्स बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, एंड कंसिस्टेंसी, और लगातार अपना काम करते हैं, डेली मतलब अपने काम को करते हैं, बिल्ड सक्सेस इन एवरी फील्ड, तो उससे हमें हर फील्ड के अंदर सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज है हम मतलब
हम इस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और है, इस क्वेश्चन में आप अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मतलब आपको कुछ भी सिंपली आपको वेज बताने हैं कि वी शुड डू आवर होमवर्क रेगुलरली, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड टीचर्स, ऐसे करके आप अपने जो है वो चीजें भी एड ऑन कर सकते हो कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यही हो गया ना, हमें परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन रादर देन द प्रॉब्लम। तो ऐसे करके आप अपने वर्ड्स में भी इसमें और एड ऑन कर सकते हो। मैंने आपके आंसर्स की जो है एक स्टैंडर्ड लेंथ रखी है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि 8th क्लास में ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं टेक्सचुअल होते हैं, और एक आपका सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होता है 4, 5, 6 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपका जो भी पेपर का ब्लूप्रिंट रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई 10th क्लास होती तो फिर तो 6 मार्क्स का होता, तो आपके जो है ना उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आता है तो आपको उसमें और एड ऑन करना होता है, मतलब आपके व्यूज जो होते हैं वो आपको और एड ऑन करने होते हैं। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड लेंथ रखी है, स्टैंडर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके उनकी वीडियोज भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तो अच्छे से सुनिए, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन सीखिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, और उनकी लाइफ के जो भी लेसन्स हैं जो हमने उनसे सीखे हैं उनको कोशिश करो अपनी भी लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है, तो ट्यून्ड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वेट करते रहना, कल 11 बजे वीडियो आपको नई मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।